हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, लेखपाल, इसके साथ ही यूपी SI, यूपी पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे 2021-22 में नई नियुक्तियां की गई हैं उनको। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमणा, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार, ये जो है चीफ ऑफ द नवल स्टाफ यानी कि भारतीय जल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, हाल ही में जो RRB NTPC का लेवल 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 2 से 3 दिन पहले यानी 9 और 10 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के तौर पर जो है साल 2021 में किसी नियुक्त किया गया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी हैं। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? ये भी नियुक्त किए गए हैं हाल ही में नए, S सोमनाथ, इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्हें भी जो है हाल ही में नियुक्त किया गया, तो राजीव कुमार ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो दोस्तों, ये जो नियुक्तियां हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो इसे आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है कि शहर में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, अयोध्या। अगला क्वेश्चन है IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, 21 जून को। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है जिसमें हमने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है, तो ये दोनों PDF आप जो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर किया है। और अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज ने किस राज्य में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के साथ एक समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो हाल ही में राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य का है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? किसके साथ? तो ध्यान रखना है जर्मनी। और भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल यानी जम गई मनी। इससे आपको याद रहेगा जम गई मनी यानी आपातकाल लग गया। अगला क्वेश्चन है नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया? यानी ध्यान रखना है कि जो फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि फ्रांस की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बन गई है? तो एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 जीता? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई की जो नई अध्यक्ष बनी है वो कौन बन गई है? निधि छिब्बर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल फूड फॉरेस्ट के नाम से ये पहल शुरू की गई है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के कितने जिलों की पहचान की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 जिलों की। यानी ये जो पहल है शुरुआती तौर पर ये 15 जिलों में शुरू की गई है। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है हरियाली को बढ़ा करके पर्यावरण का संरक्षण करना चाहता है और इसी के तहत जो एक पहल प्रदेश में शुरू की गई है फूड फॉरेस्ट के नाम से। ठीक, ध्यान रखना है, इस पहल को फूड फॉरेस्ट के नाम से एक पहल जो है प्रदेश में शुरू की गई है हरियाली को बढ़ाने के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है जहां पर खाद्य वन विकसित किए जाएंगे, यानी फूड फॉरेस्ट जो है विकसित किए जाएंगे। कितने जिलों की पहचान की गई? शुरुआती तौर पर 15 जिलों की। खाद्य वन में पौधों का चयन जो है कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा, यानी जो भी जिला है जहां पर जो कृषि जलवायु है उसके अनुरूप ही वहां पर जो है पौधे लगाए जाएंगे। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलों को भी लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो गोरखपुर में विकसित होने वाले खाद्य वन के प्रथम चरण में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौधे रोपे जाएंगे और दूसरे चक्र में जामुन है, बेर है, इसके पौधे रोपे जाएंगे। तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, मटर और चना बोया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रदेश में जो है एक पहल शुरू की गई है फूड फॉरेस्ट योजना के रूप में, जो है फूड फॉरेस्ट के तहत। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या है कि हरियाली बढ़ाने को लेकर के पर्यावरण संरक्षण के लिए ये शुरू की गई है और इसके तहत जो है 15 जिले शुरुआती तौर पर चुने गए हैं और उनमें जो है वहाँ की कृषि जलवायु कैसी है उसके अनुरूप पौधे लगाए जाएंगे। ठीक, तो अगर ये पूछा जाता है कि फूड फॉरेस्ट जो पहल है ये किस राज्य से शुरू की गई, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में ये शुरू की गई है। अब दोस्तों 15 जिले वो कौन कौन से हैं जहाँ पर ये फूड फॉरेस्ट जो है योजना के तहत चुने गए हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जिले हैं वो हैं बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर। यहाँ पर आम की पट्टी में ये शामिल है, यानी वहाँ की जैसी जलवायु है उसी के अनुरूप जो है पौधे लगाए जाएंगे। वहीं जो संभल, रामपुर, बदायूं है ये अमरूद की पट्टी के हैं और इसी प्रकार अन्य भी जिले हैं कौन कौन से? बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक, तो ये टोटल 15 जिले हैं जो कि इस परियोजना के तहत शुरुआती तौर पर शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कौन सी टीम विजेता रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 4 मई से 15 मई तक ये गोवा में आयोजित की गई थी 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022। इसमें क्या है कि झारखंड की टीम को हरा करके जो उत्तर प्रदेश है वो विजेता टीम बनी। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम एक भी गोल करने में सफल नहीं रही। उत्तर प्रदेश ने मुकाबला 3-0 से जीत लिया। झारखंड पिछले 3 साल से लगातार पदक विजेता रही और झारखंड ने जो है 2020 में कांस्य पदक जीता, 2021 में स्वर्ण पदक और इस बार जो है इसे रजत पदक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो 2022 की 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है तो इसमें जो है किस राज्य की टीम विजेता रही? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश जो है इसमें विजेता रहा और उत्तर प्रदेश ने किसे हराया? तो झारखंड की। ठीक, ध्यान रखना है झारखंड की टीम को जो है उत्तर प्रदेश ने हराया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा जर्मनी। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स की डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़ करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2021 रिपोर्ट है। ठीक है, यानी 2021 के जो है आंकड़े इसमें बताए गए हैं। पहले पर चीन का कब्जा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर जापान है और चौथे स्थान पर कौन सा पहुंच गया? तो हमारा देश भारत ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत ने जर्मनी में 29,73,319 वाहनों की तुलना में 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे।
यह वृद्धि का लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में 2.5 अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला ये एकमात्र देश है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत जो है ये दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है सबसे बड़ा वाहन बाजार के रूप में, तो ये चौथा देश बन गया है। और किसे इसने पीछे कर दिया है, तो जर्मनी को इसने जो है पीछे कर दिया है, क्योंकि साल 2021 में जो भारत में वाहन बेचे गए वो कितने बेचे गए, 37,59,398, जबकि जर्मनी में 29,73,319 वाहन बेचे गए थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चीन और दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर है जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य में। सबसे पहले यहाँ पर आप इमेज देखेंगे, ये है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये सस्पेंशन ब्रिज है। दोस्तों इसे सस्पेंशन ब्रिज जो है क्यों कहा गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये यहाँ पर टावर लगाया गया और एक यहाँ पर टावर है, जिसके बीच में ये जो है ब्रिज है, ठीक, ये ब्रिज जो है ये लटका हुआ है। और दोस्तों इसे सस्पेंशन ब्रिज क्यों कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि ये आप जो यहाँ पर देख सकते हैं ये केबल है, ठीक है, केबल या रस्सी के माध्यम से जो है इस पुल को साधा जाता है। यानी यहाँ पर ये केबल जो है किस तरीके से आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक गई हुई है और इसी तरह से उस तरफ से जो केबल है वो यहाँ तक आई होंगी। तो इस तरह से एक यहाँ पर ऐसी केबल हो जाएंगी, ये यहाँ पर ऐसी केबल, यहाँ पर इसी तरह से ये सारी केबल आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो ब्रिज है एक तरीके से झूले के आकार का हो जाता है, ठीक। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है सस्पेंशन ब्रिज, क्योंकि ये केबल या रस्सियों के सहारे पूरा सधा होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर दो खंभे हैं, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ये पुल जो है वो लटका हुआ है और केबल या रस्सी के माध्यम से ये जो है बांधा जाता है। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सस्पेंशन ब्रिज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चेक गणराज्य में जो है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बनकर के तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक गणराज्य में बनकर तैयार हो गया है और इसका नाम क्या है, तो स्काई ब्रिज 721 इसका नाम है। चेक रिपब्लिक में बनाए गए ब्रिज को अब सैलानियों के लिए भी खोल दिया गया है। इस ब्रिज को समुद्र तल से अगर देखा जाए तो कितनी ऊंचाई है, तो 3610 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सस्पेंशन ब्रिज को बनाने में 200 मिलियन क्राउन का खर्चा आया है, जो भारतीय मुद्रा में जोड़ें तो 64 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। इससे पहले दोस्तों सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो सस्पेंशन ब्रिज था वो कहां पर था, तो वो था नेपाल में। सस्पेंशन फुट ब्रिज जो है ये नेपाल में था, बैगलुंग पर्वत फुट ब्रिज ये इसका नाम था, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है अब तोड़ दिया गया है और चेक रिपब्लिक के नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। और इस ब्रिज का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है स्काई ब्रिज 721 इसका नाम है, जो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज है, ठीक। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो ब्रिज है इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इस ब्रिज की चौड़ाई है, जिस पर जो सैलानी हैं वो वॉक कर सकेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज जो है ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ, चेक गणराज्य में। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं, जैसे दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहाँ पर है, तो ये चीन के संघाई में, ठीक। ध्यान रखना है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहाँ पर है, ये है चीन के संघाई में। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश है रूस, और उस फिल्म का नाम क्या है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द चैलेंज। द चैलेंज जो है उस फिल्म का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दुनिया की पहली फिल्म है जो कि अंतरिक्ष में शूट की गई है। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि कृत्रिम सूर्य और चंद्रमा बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है, चीन है। और दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जो है वो कहाँ पर है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ठीक। दुबई में ये जो है बनकर के तैयार हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 18 मई 2022 को पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। भारतीय नौसेना ने 18 मई 2022 को पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
ये जो परीक्षण है ये डीआरडीओ के सहयोग से ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज में पूरा किया गया। भारतीय नौसेना के अनुसार सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक की गई है। तो यहां से दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में यानी 18 मई 2022 को पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है तो ध्यान रखना है ये ओडिशा के बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और किसके सहयोग से तो डीआरडीओ के सहयोग से, यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1958 में। ठीक, ध्यान रखना 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों डीआरडीओ ये किस मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है तो ध्यान रखना है रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गति शक्ति संचार। भारत के दूरसंचार मंत्री और रेल मंत्री, ठीक ध्यान रखना है, दूरसंचार मंत्री और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने एवं आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने हेतु अनुमोदन को तेज और केंद्रीकृत करने हेतु लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए विकसित किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया तो भारत के दूरसंचार मंत्री और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस गति शक्ति संचार पोर्टल का तो ये जो पोर्टल है ये टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाना, इसके अलावा जो 5G रोल आउट अभी देश में किया जाएगा तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक, तो ध्यान रखना है अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री और भारत के दूरसंचार मंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संग्रहालय की शक्ति। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है तो यह दिन जो है किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 2022 की थीम क्या रही तो संग्रहालय की शक्ति ये थीम रही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था, यानी इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी तो 1977। ध्यान रखना है आपको 1977 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे जो है किसके द्वारा अपनाया गया था तो मॉस्को में ICOM, इसका फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा 1977 में जो है इसे अपनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को। ठीक, तो ध्यान रखना है पहली बार ये जो है 1977 से मनाया जा रहा है और मनाया कब जाता है तो 18 मई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक अपने नाम किए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 17 पदक। ब्राजील में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हुए 8 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीता और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। यह भारतीय दल का इन विशेष खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के 65 यानी 65 एथलीटों के दल ने बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, गोल्फ, टेनिस जैसी स्पर्धाओं में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारतीय दल कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ब्राजील में जो आयोजित हुए थे डेफ ओलंपिक्स, ठीक, तो वहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने 17 पदक जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीता और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब दोस्तों सबसे जो मेन बात है कि डेफ ओलंपिक्स होता क्या है तो दोस्तों डेफ ओलंपिक्स ये जो है बधिरों के लिए एक विश्व खेल है। जिस तरह से ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, उसी तरह से जो बधिर खिलाड़ी होते हैं उनके लिए डेफ ओलंपिक्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप समझे डेफ ओलंपिक्स को ही क्या कहते हैं, बधिरों के लिए विश्व खेल, या इसे विश्व मूक खेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
डेफ ओलंपिक्स, और दोस्तों बधिर कौन होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है या जो है कम सुनाई देता है, उनको कहा जाता है बधिर। ठीक है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए ये विश्व स्तर पर खेल होता है जिसे डेफ ओलंपिक्स कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हाल ही में आयोजित किया गया था ब्राजील में, तो उसमें जो है भारतीय खिलाड़ियों ने 17 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस के कौन से तेज गेंदबाज T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं, ये है जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। दोस्तों पेसर किसे कहा जाता है, तो तेज गेंदबाज को पेसर कहा जाता है। वहीं वह T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले कुल मिलाकर 5वें भारतीय बने हैं। रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, पीयूष चावला और अमित मिश्रा अन्य भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने कम से कम 250 T20 विकेट लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मुंबई इंडियंस के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय, तो ध्यान रखना है जसप्रीत बुमराह। और अगर ये देखा जाए कि कुल मिलाकर के ये कौन से नंबर के भारतीय बने हैं 250 विकेट लेने वाले T20 में, तो ये 5वें बने हैं। इनसे पहले रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, पीयूष चावला और अमित मिश्रा जो है ये 250 विकेट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया के। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सोमालिया के हसन शेख महमूद जो कि राष्ट्रपति बनाए गए। अशांत हॉर्न ऑफ अफ्रीका राष्ट्र में लंबे समय से लंबे चुनाव के बाद सोमाली विधायकों ने पूर्व नेता हसन शेख महमूद को अपना अगला राष्ट्रपति चुना। 2012 और 2017 के बीच सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले हसन शेख मोहम्मद ने घातक, यहाँ पर ध्यान रखना है महमूद, यहाँ पर क्या होगा, महमूद होगा, घातक विद्रोही हमलों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा लगाए गए सुरक्षा लॉकडाउन के बीच राजधानी मोगादिशु में प्रतियोगिता जीती। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, जिसे फरमाजो के नाम से भी जाना जाता है, उनको हराया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है कि सोमालिया के नए जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो कौन बने हैं, तो हसन शेख महमूद। दोस्तों सोमालिया की अगर बात की जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। सोमालिया की मुद्रा क्या है, तो सोमाली सिलिंग, ये सोमालिया की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन बन गए, तो हसन शेख महमूद। तो दोस्तों ये थे 19 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। तो अब देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, हरियाणा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी भोपाल, सी जयपुर और डी मुंबई। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।